हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगी, आज हम यहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत आदेश 6, नियम 17, ऑर्डर 6, रूल 17 के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक जनरल क्वेश्चन आपके सामने है, तो अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे हम। एक बात बताइए, जब प्लेंटिफ के द्वारा अपना दावा प्लेंट कोर्ट में प्रस्तुत किया जा चुका है, जो प्रतिवादी है उसकी ओर से अपना WS जवाब कोर्ट में प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन किसी स्टेज पर आकर पार्टीज़ को ऐसा लगता है कि उन्हें अपने दावे में, प्लेंटिफ को ऐसा लगता है कि उसे अपने दावे में, प्लेंट में कुछ संशोधन, कोई अमेंडमेंट, कोई तथ्य, कोई फैक्ट ऐड करवाना है, एल्टर करवाना है, या प्रतिवादी को ऐसा लगता है कि उसे अपने WS में कोई फैक्ट ऐड करवाना है या एल्टर करवाना है, तो वो ये काम कैसे करवा सकता है। तो अब मैं इसी के बारे में बात करूंगी, जिसको ऑर्डर 6 रूल 17 में बताया गया है। मैंने यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड पे क्लियर दिख रहा होगा, मैंने पूरा लिखा है ऑर्डर 6 रूल 17। हम इसे रीड करते हैं और इसको समझेंगे हम। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, क्या लिख रहा है? एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ आइदर पार्टी टू एल्टर और अमेंड हिज प्लीडिंग इन सच मैनर। अभी शुरुआत में ही जब मैंने एक बेसिक बात आपसे कही, मैंने अभी क्या कहा था आपसे इसमें कि आइदर पार्टी, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? आइदर पार्टी यानी कि चाहे प्लेंटिव हो या फिर डिफेंडेंट हो, आइदर कोई भी पार्टी हो, दोनों पार्टीज को राइट है कि वह अमेंडमेंट करवा सकती हैं। दूसरी बात, ये जो आप अमेंडमेंट की एप्लीकेशन ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत देंगे, वो एप्लीकेशन आप कौन सी स्टेज पर देंगे? आपका केस कोर्ट में है, अब वो कौन सी स्टेज पर है? हो सकता है एविडेंस की स्टेज पर हो, WS आना हो, एविडेंस आ चुके हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, डिफेंडेंट एविडेंस आना हो, कौन सी स्टेज पर है? आप कौन सी स्टेज पर अपनी अमेंडमेंट एप्लीकेशन कोर्ट के सामने देंगे? तो इसका आंसर हमें क्या मिल गया? द कोर्ट में एट एनी स्टेज, जो पार्टीज़ हैं वो अपनी अमेंडमेंट की एप्लीकेशन एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर प्रस्तुत कर सकती हैं। एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ आइदर पार्टी, किस बात की आप एप्लीकेशन दे रहे हैं? कि आपको अपने प्लेंट में या अपने WS में कोई अमेंडमेंट करवाना है, मतलब कोई बात उसमें ऐड करवानी है, कोई बात आपको उसमें एल्टर करवानी है। क्लियर है? यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है प्लीडिंग, इसका क्या मतलब होगा? चाहे तो प्लेंट हो गया या फिर WS हो गया। अच्छा, अब एक बात आप समझिएगा इस बात में, एक बात और को समझिए इसमें आप। The court may at any stage of the proceeding allow either party to alter or amend his pleading in such manner and on such terms at may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for purpose of determine the real question in controversy between the parties। अब समझिएगा, सपोज करिए, एग्जाम्पल समझिए, जो प्लेंटिव है उसको लगता है कि उसे अपने प्लेंट में कोई बात, कोई फैक्ट ऐड करवाना है या एल्टर करवाना है, तो उसके द्वारा एट एनी स्टेज उसके द्वारा एक एप्लीकेशन, अमेंडमेंट एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की जाती है। जब अमेंडमेंट एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष आती है तो कुछ बातों को वहाँ पे ध्यान में भी रखा जाता है। सबसे पहली बात ये कि जब आप अमेंडमेंट एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं तो उसमें इस बात को देखा जाएगा कि जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन है कैसी है, वो
शैल बी मेड एज मे बी, कहाँ लिखा है, इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स एज मे बी जस्ट एंड ऑल सच अमेंडमेंट शैल बी मेड एज मे बी नेसेसरी। वो देखा जाएगा जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन कोर्ट के सामने आई है वो कैसी है, वो सही तरीके से आई है। आपको बताना पड़ेगा कि आपके अगर ये अमेंडमेंट एप्लीकेशन अलाउ कर दी जाती है तो उससे जो आपका जो वाद है, जो आपका प्लेंट है, जो आपका दावा है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसका स्वरूप है, वो नहीं बदलता है। जो कॉज ऑफ एक्शन आपका है उस दावे में, इस अमेंडमेंट को किए जाने से वो नहीं बदलता है। और आपको ये भी बताना पड़ेगा, जो भी आइदर पार्टी, जो भी पक्ष अमेंडमेंट की एप्लीकेशन मूव कर रहा है, उसे यह भी बताना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन में कि यह अमेंडमेंट, ऐसा अमेंडमेंट करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसे अमेंडमेंट करने से पार्टीज़ के बीच में जिस बात को लेकर डिस्प्यूट है, रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी, पार्टीज़ के बीच में जिस बात को लेकर पार्टीज विवाद को लेकर आई हैं, उस विवाद के निस्तारण के लिए डिटरमाइन द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी, उस विवाद के निस्तारण के लिए इस अमेंडमेंट का होना भी आवश्यक है, जिससे बात की कोई स्वरूप जो है वो नहीं बदलता, कोई नया कॉज ऑफ एक्शन भी यहाँ पर इससे अराइज नहीं हो रहा है, जो अपोजिट पार्टी है उसको भी कोई लॉस नहीं हो रहा है। ये बातें इसमें आपको बतानी होंगी अपनी अमेंडमेंट एप्लीकेशन को देते समय। अब एक बार आप रीड करिए, आपको जल्दी समझ में आएगी। अब द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ, कोर्ट के सामने कोई अमेंडमेंट एप्लीकेशन आती है जिस अमेंडमेंट एप्लीकेशन में यह बताया जाता है कि यह अमेंडमेंट करना, जो प्लीडिंग है, चाहे प्लेंट हो चाहे WS हो, उसके लिए अमेंडमेंट करना है, उसमें कोई बात ऐड करनी है, कोई तथ्य उसमें एल्टर करनी है। और ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि जो पार्टीज़ के बीच में विवाद है, जो रियल क्वेश्चन कंट्रोवर्सी है, उसको निस्तान करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए उस अमेंडमेंट का होना ज़रूरी है। और ऐसा होना बिल्कुल सही है, अपोजिट पार्टियों को कोई उससे परेशानी नहीं हो रही है या कोई उनके अहित नहीं हो रहा है उनका, तब यहाँ पर आपकी जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन है वो आप अलाउ करने की कोर्ट से निवेदन करेंगे आप। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें भी आप यहाँ 2002 के अंतर्गत इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है जिसमें एक प्रोविज़ो यहाँ पर इसमें ऐड हुआ है, प्रोवाइडेड, CPC में अमेंडमेंट की बात कही थी 2002 में, तब ये प्रोविज़ो यहाँ पर ऐड हुआ है। प्रोवाइडेड डेट नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शैल बी अलाउड आफ्टर ट्रायल हैज़ commenced until the court comes to the conclusion that in spite of due diligence the party could not have raised। अब आप एक बात समझिएगा, यहाँ पर कोर्ट के सामने आपने अमेंडमेंट एप्लीकेशन आप लेकर आए, ठीक है, लेकिन कोर्ट जो है उस अमेंडमेंट एप्लीकेशन को अलाउ तभी करेगा जब वह पार्टी, आइदर पार्टी, जब वो पक्ष जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन को लेकर आया है पहले यहाँ पर ये साबित करे कि जिस फैक्ट को वो ऐड या एल्टर करवाना चाहता है उस फैक्ट के बारे में उसको जानकारी नहीं थी। जिस अगर प्लेंटिव है, जिस वक्त उसने दावा दाखिल करा है, उस वक्त वो उस फैक्ट को जानता ही नहीं था जिसे वो अब अमेंडमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से अमेंड करवाना चाहता है या एल्टर करवाना चाहता है या ऐड करना चाहता है। वो उस टाइम पर उस फैक्ट के बारे में जानता ही नहीं था। और ये क्या वर्ड है यहाँ पर, ये ड्यू डिलीजेंसी, चाहे वो कितनी भी उसने कोशिश कर ली, वो फैक्ट उस समय उस पार्टी के सामने रेज नहीं हुआ था। पहले उसको ये बात साबित करनी होगी। भाई एक बात समझिए, जब प्लेंट ने दावा दाखिल करा वो पहले से किसी बात को जानता था, लेकिन उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से वो उस बात को वहाँ ऐड नहीं कर सका या जानबूझ के उसने उस बात को छुपाया था उसकी जानकारी में होने के बाद भी। और बाद में जाके अब वो अमेंडमेंट करने की बात कर रहा है तो उसकी अमेंडमेंट एप्लीकेशन अलाउ नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज़ का, उस तथ्य का, उस फैक्ट का उसको पहले से ही नॉलेज थी या वो फैक्ट ऐसा था जिसको आप आसानी से पता कर सकते थे। इसलिए इन बातों को यहाँ पहले ध्यान रखा जाएगा, तभी उस अमेंडमेंट एप्लीकेशन को अलाउ किया जाएगा। और देखा जाएगा कि अमेंडमेंट एप्लीकेशन जब अलाउ की जा रही है तो अपोजिट पार्टी को कॉस्ट दिलवाई जाएगी इसमें। अब फिर से एक बार रीड कर लीजिए, कंप्लीट हो गया अब आपका ये।
ऑर्डर 6 रूल 17 की हम बात कर रहे हैं कि अमेंडमेंट एप्लीकेशन को कौन लेकर आएगा। अमेंडमेंट एप्लीकेशन को आइदर पार्टी, प्लेंटिव या डिफेंडेंट, कोई भी कोर्ट में प्रस्तुत कर सकता है। अमेंडमेंट एप्लीकेशन कोर्ट में एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर प्रस्तुत की जा सकती है। अमेंडमेंट एप्लीकेशन अलाउ की जाए या ना अलाउ की जाए, यह कोर्ट का विवेकाधिकार है। द कोर्ट में, इसको एप्लीकेशन को यह कोर्ट का विवेकाधिकार दिया गया है। जब आप अमेंडमेंट एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं, आपको वहाँ बताना पड़ेगा, उसमें कोर्ट से निवेदन करना पड़ेगा इसमें आपको कि यह ऐसा अमेंडमेंट करना आवश्यक है। क्यों? इसे करने से कोई भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका दावे का वो नहीं बदल रहा है, अपोजिट पार्टी को उससे कोई अहित नहीं हो रहा है, कॉज ऑफ एक्शन भी नहीं बदल रहा है इसमें। और ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि जो रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी है उसका डिटरमाइन करने के लिए, उसका निस्तारण करने के लिए इस अमेंडमेंट का यहाँ पे किया जाना आवश्यक है। लेकिन प्रोवाइडेड डेट, लेकिन कोर्ट एक बात विशेषता ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि कोई भी अमेंडमेंट एप्लीकेशन तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक पहले जो व्यक्ति, जो पक्ष अमेंडमेंट एप्लीकेशन लेकर आ रहा है उसे साबित करना पड़ेगा उसे यहाँ पर कि जो फैक्ट आप यहाँ पर अमेंडमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से ऐड करवा रहे हैं, एल्टर करवा रहे हैं, वो आपकी ड्यू डिलीजेंसी, अच्छी तरह जानकारी प्राप्त होने के बाद, अच्छी तरह छानबीन करने के बाद भी आप उस फैक्ट को नहीं पता कर सके। वो फैक्ट आपके सामने उस टाइम पर दावा दाखिल करते समय या WS दाखिल करते समय आपके सामने नहीं आ पाया था। अब वो परिस्थितियाँ आई हैं, अब वो फैक्ट आया है, इसलिए अब आप आकर अमेंडमेंट अब आप करवा रहे हैं यहाँ पर। तो ये आई थिंक कि आपको वहाँ यहाँ तक क्लियर है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि जब अगर कोर्ट के द्वारा अमेंडमेंट एप्लीकेशन अलाउ कर दी जाती है तो कितने समय के भीतर आप, अगर प्लेंटिव हैं, अगर आपने प्लेंट में अमेंडमेंट करवाना चाहा था तो कितने समय के भीतर आप उसमें अमेंडमेंट करेंगे। अगर आप WS में आपने अमेंडमेंट करवाना चाहा था तो कितने समय के भीतर डिफेंडेंट अमेंडमेंट करेगा। तो ये जब आदेश आता है इस संबंध में, तो अगर कोर्ट के द्वारा अमेंडमेंट किए जाने का जो आदेश है उसमें कोई टाइम पीरियड दिया गया है तो उस टाइम पीरियड के भीतर, और अगर कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है तो जिस दिन अमेंडमेंट का आदेश आया है उस दिन से 14 दिन के भीतर अमेंडमेंट किया जाएगा। ये वाली बात कहाँ दे रखी गई है, तो इसके लिए अब आपको देखना होगा अपना ऑर्डर 6 रूल 18, जिसमें इस बात को बताया गया है कि कोर्ट के द्वारा या तो आपको एक टाइम पीरियड दे दिया जाएगा, और अगर टाइम पीरियड नहीं दिया गया है तो 14 दिन के भीतर फिर आप उसमें अमेंडमेंट करेंगे। लेकिन अगर कोई पार्टी, जो कोर्ट ने टाइम पीरियड दिया था, सपोज करो कोर्ट ने आपको टाइम पीरियड दे रखा है 7 दिन का कि आप अमेंडमेंट कर दीजिए, पर आपने 7 दिन के भीतर उस पक्ष ने अमेंडमेंट नहीं किया है, फिर क्या होगा? तब अब वो यहाँ पर अमेंडमेंट नहीं करेगा, बल्कि पहले यहाँ पर फाइल कोर्ट के सामने पेश होगी, और कोर्ट जब उस टाइम को अगर आगे एक्सटेंड करती हैं तब वो इसमें अब अमेंडमेंट करेगा। एक बार अब यहाँ पर आप ऑर्डर 6 रूल 18 को हम रीड करते हैं। एक बार रीड करिए आप ऑर्डर 6 रूल 18। इफ अ पार्टी हु हैज ऑब्टेन एन ऑर्डर फॉर लीव टू अमेंड डज नॉट अमेंड अकॉर्डिंगली विद इन द टाइम लिमिट फॉर दैट पर्पस बाय द ऑर्डर। यही मैंने बताया अभी कि अगर कोई पार्टी जिसने अमेंडमेंट का ऑर्डर, अमेंडमेंट किए जाने का आदेश प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसको कोई टाइम पीरियड कोर्ट के द्वारा फिक्स कर दिया गया है पर उसने उस टाइम पीरियड में अमेंडमेंट नहीं करा है, या फिर इफ़ नो टाइम इज़ देयर बाय लिमिटेड बट देन विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, या फिर अगर कोई टाइम पीरियड नहीं है तब 14 दिन के भीतर, आदेश होने के 14 दिन के भीतर अमेंडमेंट नहीं किया है, he shall not be permitted to amend after expiration of such limited time as aforesaid or of such 14 days as the case may be unless the time is extended by the court। अब वह व्यक्ति, अब वो पक्ष अमेंडमेंट नहीं करेगा जब तक कि कोर्ट के द्वारा उस टाइम पीरियड को आगे एक्सटेंड नहीं कर दिया जाता है। अब आप इस बात को ऑर्डर 6 रूल 18 में रीड करेंगे। तो आज आपकी जो क्लास थी
ऑर्डर 6 रूल 17 एंड 18 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर करिए। थैंक यू सो मच।